जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? काइंडली कंफर्म करते हैं मेरी आवाज़ और स्क्रीन आपको क्लियरली शो हो रही है? वालेकुम सलाम सर। आवाज़ तो आ रही है लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रही है अभी। अब भी नहीं हो रही? जी अब हो रही है। जी ऐसे थैंक तो यू। ना करें यार। जी थैंक यू सर, सॉरी। कोई मसला नहीं है, मुझे उस टाइम वाकई की भी नहीं थी, मैंने अभी की है। तो बस मैं कर ही रहा था तो मैंने कहा चलो पूछ लूँ आवाज़ और स्क्रीन। अभी जी बस मैं जी एक और क्लास से आया हूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं पानी पी लूँ और अभी आया नो वापस, ठीक प्रॉब्लम। है? जी जी नो प्रॉब्लम। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वी आर स्टार्टिंग आवर रेगुलर क्लास, आई थिंक थर्ड आफ्टर ओरिएंटेशन। अगर हम बात करें, मॉड्यूल 3 है हमारा, ठीक है? इससे पहले हमने डिस्कस किया है पाकिस्तान सॉरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस लोकल बिजनेस से किस तरह डिफरेंट है, ठीक है? इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जस्ट एक चीज़ें हमने ओवरऑल एनालिसिस किया। उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं माइक ऑफ कर लूँ सबके। ओके जी। देन कल हमने थोड़ा डिस्कस किया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास 3 मेन ऑप्शंस होते हैं जब भी आप बिजनेस करना चाहें। आप एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर लें, ठीक है, अकेले बंदे हैं, अपना नाम लिखा के शाहिद इंपोर्टर, शाहिद ट्रेडिंग, ठीक है, तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका था, हमने कहा कि आप पार्टनरशिप में किसी दो लोग मिलके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, 4 लोग 6 लोग, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं। आपको पता है ना कि जब भी आपके पार्टनर 20 हो जाए, अप टू 20, तो आपको पार्टनरशिप अलाउ है। जैसे ही 21वां बंदा आएगा ना, आपने कंपनी बनानी है फिर, ठीक है? लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, वो बेशक 50 100 भी हो जाए, वो काम कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा जो लोग हैं, वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि या तो सोल प्रोप्राइटर में काम करें या पार्टनरशिप में करें, और अप टू 20 मेंबर्स मिलकर कर सकते हैं। जो कि नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा लोग 2 3 4 मिलकर ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है? अ, उसके अलावा अगर आप नहीं, तो फिर आप कंपनी बनाए, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करें। अच्छा, अब जब आप कंपनी बना के काम करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी एक अलग बेनिफिट्स हैं, ठीक है? आपके एक नाम की प्रेजेंस होती है, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको लाइसेंस मिलने में आसानी होती है, फॉरेन जो बायर है, सप्लायर है आपका,
ठीक है, एक बात आप एक्सपोर्टर हैं या आप बाहर से माल मंगवा रहे हैं, तो एक वर्थ होती है, एक लोगों की पहचान बनती है जिसे कहते हैं। ठीक है, जो कि शायद अगर आप अकेले काम करें तो जो कि मुश्किल है। ठीक है, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की। फिर हमने कहा कि यार किन किन इदारों से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले कहा कि अगर आप अकेले काम करना चाहते हैं तो जस्ट FBR से NTN ले लें तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। ठीक है, अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो SCCP में आए, कंपनी रजिस्टर करवाएं। अगर पार्टनरशिप करवाना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रार से अपनी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाएं। ठीक है, फिर हमने कहा कि ठीक है, अब ये चीज भी देख ली। फिर हमने कहा कि यार देखो, अगर मैं लोकल काम करना चाहता हूँ ना तो मुझे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती नॉर्मली। ठीक है, अनलेस अनटिल की काम ही कोई ऐसा हो जो लाइसेंस के सब्जेक्ट हो। जैसे कि अगर आपने फार्मेसी बनानी है तो आपको पता है ना कि आपने वो B Pharmacy का इस तरह कोई डिग्री होती है, वो करना होता है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी ऐसे है कि आपने इसमें लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस क्या है? वो बेसिकली PSW, पाकिस्तान सिंगल विंडो, और VBO, ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप कल वाला लेक्चर जरूर लीजिएगा। ठीक है, आप इधर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इधर जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो इट मीन्स के अब आपको एक लाइसेंस भी मिल गया है कि आप बाहर से माल मंगवा लें, बेच दें, जो मर्जी करें। ठीक है, उसके साथ ही आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसमें भी रजिस्टर हो जाते हैं। उससे ये होता है कि उधर लोग, कारोबारी लोग उठते हैं, बैठते हैं। ठीक है, तो आपकी एक नाम बनता है, आपको पता चलता रहता है किन चीजों की डिमांड है, क्या है, मतलब आप बिजनेस कम्युनिटी का पार्ट रहते हैं। ठीक है, फिर वो साथ ही जो वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करती है जिसपे लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की है, मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। तो वो भी कस्टम वालों के लिए जरूरी। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की। ठीक है, देन हमने कुछ ये भी डिस्कस किया कि आप बाहर से माल मंगवाते हैं या बाहर बेचते हैं तो कस्टम से क्लियरेंस करवाना लाजमी है। ठीक है, वो क्लियरेंस आप अकेले भी कर सकते हैं या आप क्लियरिंग एजेंट को भी अपॉइंट कर सकते हैं। एजेंट, क्लियरिंग एजेंट क्या है? वो आपके माल को क्लियर करवा के देते हैं। अगर आपका माल बाहर से आया है तो क्या करेगा, वो आप उसको डॉक्यूमेंट दे देंगे कि जनाब ये माल है, हमारी ये पैकिंग लिस्ट है, ये उसकी कमर्शियल इनवाइस है, ये उसकी परफॉर्मा इनवाइस है। ठीक है, इस कंटेनर में आया है, इस शिपिंग लाइन ने हमें भेजा है, आप सब चीजें उसको दे देंगे। वो आपका माल जाएगा कस्टम में, उसे कहेगा यार मेरा कंटेनर आया हुआ है, तो वो कंटेनर वगैरह उधर से रिलीज करवाएगा। तो कस्टम वाले कहते हैं कि आप ऐसे रिलीज नहीं करवा सकते, आप ना GD फाइल करें, गुड्स डिक्लेरेशन कहते हैं, कि गुड्स जो आई हैं उनको डिक्लेयर करें। ठीक है, वो क्या है? तो वो क्या करते हैं, वो HS, उनके पास ना आपका ये जो VBOK वगैरह है इसका लॉगिन ID पासवर्ड होता है। ठीक है, तो वो आपके बिहाफ पे GD फाइल कर देते हैं। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप ये करना चाहें काम, तो ये भी हमने इंशाल्लाह सीखना है। तो जैसे जैसे करो, मैं जैसे आपको एक प्रोसेस से फेमिलियर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो GD फाइल करते हैं, उस GD में लिखते हैं कि ये प्रोडक्ट थी। ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी कोई प्रोडक्ट है, कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है, उसका ये HS कोड है। HS कोड भी हमने कल डिस्कस किया था क्या है। ठीक है, एक हार्मोनाइज कोडिंग सिस्टम है। ये गुड्स है, ये उसका कोड है, उस पर इतनी ड्यूटी बनती है, टैक्सेस बनते हैं, तो आप इनको पे करें और जो है ना माल को क्लियर करवा दें। ठीक है, तो आप उसको पैसे भेज देते हैं, वो पे कर देते हैं, माल आपका क्लियर है। आप जहाँ मर्जी इसको ले जाएं, क्लियरिंग एजेंट है, वो अपना कमीशन वगैरह जो है वो बस आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो जो बड़े बिजनेसमैन है वो उसी से काम करवाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं हम इनिशियली खुद ही देख लेंगे, तो वो खुद भी देख सकते हैं, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आप क्यों इसको इस तरह से लेके जाओ। ठीक है, अच्छा जी, मॉड्यूल 3 में कुछ ना लॉजिस्टिक और रिस्क मैनेजमेंट होती है। इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप आते हैं ना, काफी रिस्क होते हैं आपको, और कुछ लॉजिस्टिक के मतलब कैसे माल आएगा, कैसे हम फैक्ट्री में लेके आएंगे, या अगर इधर से बाहर भेजना है तो पोर्ट पे कैसे लेके जाएं, वहां से हम आगे कैसे शिप करें। तो ये कुछ प्रैक्टिकल कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमने देखना जरूरी होता है। ठीक है, अब जैसे लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं दूं, आपने चाइना में अली एक्सप्रेस, अली बाबा से कोई डील की, उधर से वेंडर ढूंढ लिया, आपने कहा कि यार मोबाइल एसेसरीज पाकिस्तान में बड़ी सेल होती है, मैंने दुकान बनानी है। एक तरीके का अर्थ है ना कि आप माल रोड, हाल रोड पे जाएं, उधर भी सारा लॉट का माल आया होता है, आपने सुना होता है ना कि लॉट का माल। ठीक है, तो वो कंटेनर की कंटेनर आप उधर से ले लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने वेंडर ढूंढ लिए, उधर से मैंने पता किया मुझे
100 रुपीज पर पीस पड़ रहा है, ठीक है, और मैंने वेंडर ढूंढा, उसने कहा कि मैं आपको पहुंच दूंगा, हर चीज आपको 80 रुपये पड़ेगा, तो भैया आप इस तरह मंगवा लें, ठीक है। तो इट डिपेंड्स के सब चीजें आप किस तरह से करते हैं। अब इसमें रिस्क क्या हो सकता है, अगर एक बात है एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नॉन पेमेंट रिस्क, कि आपने माल भेज दिया और रिस्क है कि पैसे ही ना आए। जैसे यू एक्सपोर्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बाहर भेज दिए सियालकोट से ब्राजील ऑन ओपन क्रेडिट 60 डेज, ठीक है, बायर डिलेज पेमेंट और डिफॉल्ट, बायर ने पैसे ही नहीं दिए, बाहर है, आप उसको कुछ वो कर भी नहीं सकते कि किस तरह से वो करना है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपने जो गुड्स भेजी हैं उसकी टर्म्स क्या हो, तो कोशिश करें कि आप या तो एडवांस पेमेंट ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप एलसी के थ्रू, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू भेज रहे हो, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस करना है कि कैसे एलसीज वगैरह बैंक में स्टैब्लिश आपने करवानी है, क्या उनके चार्जेस होते हैं, मतलब एक ओवरऑल इंपोर्ट डिपार्टमेंट में किस तरह से जो मैटर है वो डील होते हैं। व्हाट हैपन, बायर फाइनेंशियल वीकन, मतलब बायर की बात है वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, फ्रॉडुलेंट बायर था, मार्केट रिसेशन में आ गई, तो पैसे नहीं भेज सका, तो आपने उसके लिए क्या टूल इस्तेमाल करने मिटिगेशन के लिए, आपने यूज लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट होता है कि उसमें ये लिखा होता है कि आप माल भेज दें, हम आपको पैसे दे देंगे, तो फिर आप ऐसा ना करें, ठीक है। फिर आप एलसी के थ्रू जो है ना वो करें, आप बैंक्स में एलसी पहले इस्टेब्लिश करें, अपना बैंक अकाउंट लेकर जाएं बैंक में से, कहें कि हमने फला बंदे को या कंट्री में माल भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, एलसी ओपन कर दें। तो एक बैंक होता है एडवाइजिंग बैंक होता है, और एक बैंक जो उसका होता है इंपोर्टर का बैंक होता है, ठीक है। तो वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा एलसी, वो उसको भेज देगा, ठीक है। आप उसको कहेंगे कि मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, आप इस पे साइन वगैरह करके अपने बैंक के थ्रू भेजें। अब फिर क्या होता है कि पेमेंट ना बैंक के थ्रू हो रही होती है, तो इसमें अगर सप्लायर बैंकरप्ट हो भी जाए, वो पैसे ना भी दे, स्टिल बैंक जिम्मेदार है आपको पैसे देने का, ठीक है। बैंक इस सर्विस के बदले में आपसे कुछ चार्जेस वगैरह जो है एलसी ओपन करने के वो काट रहा होता है सिर्फ, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, या आप इनिशियली कहें कि यार एडवांस पेमेंट दें मुझे, एटलीस्ट 20-30% तो दें, बाकी चले बाद में लें। तो ये आप मिटिगेशन के टूल इस्तेमाल करके आप अपने रिस्क को कवर कर सकते हैं प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के साथ, ठीक है। दूसरा होता है क्वालिटी डिस्प्यूट का, आपने माल भेज दिया, बाहर वाला जो बंदा है गुड्स भेज दी, वो कह रहे हैं कि नहीं जी आपने सही नहीं भेजी, सब स्टैंडर्ड है। एलसी के बैंक वाले ना बड़े कम ही चार्जेस लेते हैं, कुछ ज्यादा चार्जेस नहीं होते, ठीक है। इट डिपेंड्स करता है कि कितनी वर्थ की है। अगर आपने, एक बात है, 1 करोड़ का माल मंगवाना है, बेचना है, तो उसके कुछ चार्जेस होंगे, कुछ 2 करोड़ का है तो उसके कुछ होंगे। तो इट डिपेंड्स के कंट्री कौन सा है, बायर क्या है, और अमाउंट कितनी है, ठीक है, उसकी बेस पे चार्जेस होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। देखो यार, करोड़ों की जब डील हो रही हो, जैसे कहते हैं ना कि लकड़ी के वो हीरो का कारोबार करने वाले फिर लकड़ी के डब्बों की परवाह नहीं करते, बड़े नॉमिनल से चार्जेस होते हैं और आपकी पेमेंट सिक्योर हो जाती है, ठीक है। तो एलसी के केस में भी ना बैंक प्रेफरेंस करते हैं कि कंपनी होनी चाहिए आपकी। बायर क्लेम्स गुड्स आर सब्सटेंडेड, ठीक है। क्वालिटी डिस्प्यूट रिस्क क्या होता है कि आपने माल भेज दिया, वो कहते हैं कि यार आपने सही नहीं भेजा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया कराची से बासमती राइस 1121, बायर क्लेम्स मॉइस्चर, बायर कहते हैं कि जी गीले थे चावल, थे ये थे वो थे, ठीक है। तो मल्टीपल हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं। तो इसका तरीकेकार होता है कि आप पहले ना शिपमेंट से पहले उसकी इंस्पेक्शन करवाएं। 1-2 कंपनी होती हैं, उनको लाइसेंस मिले हुए हैं, आप उनका सर्टिफिकेट भी साथ उसके भेजें कि देखिए हमने इनसे इंस्पेक्ट करवा दिया है, ये इंडिपेंडेंट पार्टी है, ठीक है, तो कल को कोई मसला होता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। रिटेन सैंपल, आप सैंपल रिटेन करें, ठीक है। अगर एक बात है कि अगला बंदा उधर जाके आपको कह दे कि यार आपने सही माल नहीं भेजा, आप दिखा दें उसको कि यार देखें ये देखें, ये वही सैंपल है जो मैंने आपको भेजा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ठीक नहीं था। बिलाल भाई, ये जो एलसी का पॉइंट है ना, एलसी डॉक्यूमेंट पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ये पूरे पूरे टॉपिक है, हमारे पार्ट है ये, ठीक है। ये तो जस्ट इसमें, क्योंकि देखें मैं आपको ओवरऑल पढ़ा रहा हूँ तो इसमें जिक्र आ जाए तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आपने प्लीज अभी की हद तक इसी पे रहे। ये पूरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट की जान है पेमेंट, एलसी, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं, बेफिक्र हो जाए।
वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। ठीक है, अभी हम थोड़ा ना स्टिक टू द पॉइंट रहते हैं, और जब हम थोड़ा कुछ 3 4 5 लेक्चर ले लेंगे ना, तो मैं एक मास्टर लेक्चर भी रख रहा हूँ कि जिसमें हम तमाम जो डिस्कस किया होगा उसको लिंकेज भी कर रहे हो कि अच्छा यार ये देखो ये हमने उधर भी डिस्कस किया था, ये इस तरह लिंक हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल हम मॉड्यूलर सिस्टम के हिसाब से जिस तरह चल रहे हैं ना, कि जैसे आज हमने जो रिस्क होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम है वो कर रहे हैं, तो प्लीज वही कर लें तो बेस्ट है। ये तमाम चीजें वी विल बी डिस्कस इन डिटेल। उसके बाद ये मार्केट प्राइस की फ्लक्चुएशन का भी रिस्क होता है कि जैसे राइस, कॉटन, स्टील, इनकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, डॉलर का रेट बढ़ गया, तो इस केस में आप क्या करते हैं, जैसे एक बात है, आपने इंपोर्ट किया स्टील का स्क्रैप, डॉलर इंक्रीजेस फ्रॉम 280 295, आपने जब किया तो उस टाइम 280 रेट था, पेमेंट करने की बारी आई तो 295 हो गया। अब आपने तो डॉलर लेके भेज रहे हैं ना उसको, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको 15 रुपए महंगे जो है ना डॉलर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इसका तरीकेकार ये होता है कि आप जब आपका माल आया है ना, आप उसी टाइम बैंक जाएं और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि आज से 1 माह के बाद मैंने पेमेंट करनी है 280 के हिसाब से, तो 1 माह बाद जो मर्जी रेट हो आपने मुझे 280 के हिसाब से ही देने हैं। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने। ठीक है, हेज कर ली करेंसी। ये अकाउंटिंग में जो चार्ट अकाउंटेंट्स हैं वो इसको बड़ा अच्छा वो समझते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि आपने कैसे हेज करना है। देखिए आपने कभी नोट किया कि गोश्त की प्राइस ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, ठीक है, केएफसी का बर्गर वहां का वहीं का वहीं रहता है नॉर्मली, बढ़ बेशक जाता है, कम नहीं होता। एक बात है, गोश्त चिकन की प्राइस 700 रुपए थी, ठीक है, बर्गर उस टाइम लेट्स फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यार 800 रुपए का मिलता, चिकन की प्राइस 500 का, बर्गर आपको उतने का ही मिल रहा हो। ठीक है, तो एक तो ये भी चीजें जो है ना आपने देखी, तो इसलिए आप ना कॉन्टेक्ट कर लेते हैं ऑलरेडी कि फिक्स प्राइस विद सप्लायर, सप्लायर के साथ कर लिया, आपसे कहें यार हमारे मुल्क में ना करेंसी बड़ी ऊपर नीचे होती है, ठीक है, तो मैंने आपको इतने रुपीस के हिसाब से पैसे देने हैं उस टाइम जब पेमेंट कराऊंगा, जो भी डॉलर बने, वो कहते हैं चलो ठीक है। या एक सप्लायर ना माने तो बैंक के साथ आप हेज कर लें, बैंक को कहें कि मैंने 1 माह बाद पेमेंट करनी है, ठीक है, आज रेट 280 है, 1 माह बाद मुझे आज ही लॉक कर लें, इसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बैंक आपसे क्या लेगा, कमीशन लेगा, बड़ा नॉमिनल सा कमीशन लेता है इसमें। देखिए बैंक की प्रोडक्ट है ना, सर्विसेज है बैंक की, तो इस तरीके से आप इसको वो है देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, ये वही एक्सचेंज रेट का रिस्क जो है, ठीक है, कि जब आपने गुड्स इंपोर्ट की $50,000 की, 280 रुपये रेट था, तो 14 मिलियन बनते थे। ठीक है, जब आप पेमेंट करने गए हैं 295 का हो गया, 14,750 मिलियन हो गए, 7.5 लाख का नुकसान हो रहा है आपको। ठीक है, तो बेहतर था कि आप बैंक के साथ फॉरवर्ड बुक कर लेते, कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेते, या अपना एक यूएसडी अकाउंट खुलवा लें। ठीक है, जिस दिन 14 मिलियन आपने पे करने थे उसमें 14 मिलियन के हिसाब से डॉलर ट्रांसफर कर लेते। ठीक है, 1 माह बाद पेमेंट कर देते, डॉलर है ना, डॉलर में क्या ही कम होना, बल्कि आपको इधर जो 7.5 लाख का लॉस हुआ है ना वो आपको गेन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके कार है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप बैंक में फॉरेन करेंसी अकाउंट भी ओपन कर लें। अब देखिए हमारी ट्रेनिंग का पर्पज भी यही है कि आपको इस तरह की निटी गिटी से अवेयर किया जाए, बताया जाए कि जनाब आप ऐसे कर लें, आप वैसे कर लें। ठीक है, एक होता है नेचुरल हैज। नेचुरल एज क्या है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपने पेमेंट कर रही है, तो डर है कि रेट बढ़ जाए, आप एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दें। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो एक बात है, रेट बढ़ गया तो आपको पैसे भी तो ज्यादा आएंगे उधर से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इंपोर्ट में आपको ज्यादा देने पड़े, आपने एक्सपोर्ट भी की हुई थी, आपको उधर से कंपनसेशन हो गई। तो नेचुरल हैज, कुदरती तौर पे आप हैज कहते हैं सेफ गार्ड करने को, तो कुदरती तौर पे आपका सेफ गार्ड हो गया लॉस। एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, इफ यूजिंग रनिंग फाइनेंस, इंपोर्ट फाइनेंस, जो कंपनीज होती है ना ये माल जब मंगवाती हैं, जैसे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, आपने बाहर से कंप्रेसर कंडेंसर मंगवा लिए, ठीक है, अब वो आएंगे, उस सेटिंग होगी, असेंबली होगी, फ्रिज एसी बनेगा, कस्टमर को दिए जाएंगे। ठीक है, उधर से भी हो सकता है कि 1 2 माह बाद पेमेंट आए, लेकिन आपका वेंडर तो नहीं रुकेगा जिसने बाहर से माल बेचे। तो देखो आपका कैश फ्लो मिसमैच हो गया, आपका वर्किंग कैपिटल जिसे कहते हैं वो मिसमैच हो गया।
इस केस में आप क्या करेंगे, सप्लायर को अब अगर आप कहते हैं ना कि यार मैं आपको 4 माह बाद दूंगा, आप प्लीज कंडेंसर कंप्रेसर ये लॉट भेज दें, मैं बेच के दूंगा, वो कहता है भाई किसी और से बात करें, हम इतना वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर आपने आपने बैंकों का, आप बैंक के पास गए, आपने बैंकों का कि यार मुझे फिर इस तरह करें, सप्लायर तो रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही माल आ जाए ना, तो मेरे बिहाफ में काइंडली आप उसको पे कर दीजिएगा और मेरे लिए लोन खड़ा कर लें। ठीक है, लोन अगेंस्ट इंपोर्ट, मेरे लिए लोन खड़ा कर लें। बैंक कहता है ठीक है, बैंक कहता है कि जनाब फिर मुझे आप 4 माह बाद देंगे तो मैं तो आपसे सूद लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, मार्कअप लूंगा। आप कहते हैं ठीक है ले लें, तो आप फिर बैंक को पैसे दे रहे होते हैं। ठीक है, और अक्सर बेशतर ऐसे भी होता है कि आप वेंडर से इतनी ज्यादा उधार नहीं करते, क्योंकि अगर आप उनसे ज्यादा उधार करें ना तो वो आपको माल महंगा देते हैं। होता है ना, आपने सुनी होगी, सुना क्या होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप दुकान पे जाए वो कहते हैं कि अगर नकद पैसे हैं ना तो ये चीज 10 रुपए की है, उधार है तो 12 रुपए की है। यार देखा जाए है तो ये भी सूद ही ना, ट्रेड बेस्ड आप सूद ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली यार देखिए मार्केट मनी की वैल्यू है। अच्छा खैर, इसमें ना बड़ी दो राय भी हो सकती है, मैं कोई इंटरेस्ट को ये प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा आपके साथ कि ये कोई लेजिटिमेट है। देखिए कुरान पाक में है, अल्लाह पाक की जात ने इसको कह दिया कि गलत है तो इट मीन्स इट इज गलत, और ये वाकई ही गलत है, मैं दिल से इसको मानता भी हूं। लेकिन पहले दौरों में ना कुछ और चीज होती थी, पहले ना अशरफियां और इस तरह की चीजें चलती थी। ठीक है, करेंसी के तौर पे तो उसकी ना वर्थ कम नहीं होती थी। आजकल तो करेंसी नोट्स है ना, तो इनकी टाइम वैल्यू गिर जाती है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक बात करूं कि पहले क्या होता था, सोने की अशरफियों में उसमें लेन देन होता था। ठीक है, आपने कोई चीज ली, आपने उसको सोना दे दिया, अब अब उस पे फिर ना सूद का कोई चांस नहीं, वो खुद ब खुद बढ़ती थी, एक बात है, उसकी डिमांड बढ़ती रहती थी। आजकल रुपीज में है बात, आप किसी को दे देते हैं, एक बात है आप किसी को माल ले, आपको वो कहे कि यार मैं आपको 1 साल बाद पैसे दूंगा, आप कहते हैं कि यार चलो ठीक है आप 1 साल बाद दे दीजिएगा, अगर मैं आपसे सूद लूंगा तो ये गलत है, ये है वो है फलाना, आप उसको दे देते हैं, वो आपको साल बाद पैसे दे देते हैं। लेकिन क्या उन पैसों की साल बाद वही वर्थ है? डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपनी वैल्यू को लूज कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ ना कुछ फिर आपको हैज करना पड़ता है, ठीक कैसे चलना पड़ता है। ठीक है, आप या तो रेट ज्यादा लगा रहे होते हैं, ये देखें मैंने अगेन आपको कहा कि ये प्रैक्टिकल चीजें चल रही हैं मार्केट में। ठीक है, या फिर आप उसको कहते हैं कि नहीं आप वो करें, ठीक है, तो फिर वेंडर को आप बैंक से पेमेंट करवा देते हैं और बैंक का लोन खड़ा हो जाता है, बैंक को फिर आप मार्कअप देते हैं। उसके बाद ये एक रिस्क होता है बैंक रिफ्यूअल का, कि आपने बैंक में एलसी ओपन की, अब बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, जब एलसी होती है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक में, तो तमाम डॉक्यूमेंटेशन ना सप्लायर की तरफ से आपकी तरफ से बैंक में आती जाती है। फिर ऐसे नहीं होता कि आप माल जहाज के जरिए मंगवा लें और बारों बार डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, नहीं, आप फिर डॉक्यूमेंट्स भी बैंक के थ्रू मंगवाएंगे। ठीक है, और वो बैंक आपको डॉक्यूमेंट्स तब देगा जब आप उनकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे, ठीक है, कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट और ये वो, तो आप कस्टम से माल कैसे क्लियर करवाएंगे? मैं इस पे थोड़ा दोबारा बताता हूँ। देखें, बाहर के बंदे ने आपको माल भेज दिया, सप्लायर ने, ठीक है, एलसी ओपन होगी, एलसी में रिक्वायर्ड होता है कि डॉक्यूमेंट्स बैंक के थ्रू आए, वो अपने बैंक को दे, उसका बैंक पाकिस्तान में जो बैंक है इधर लेके आए, इधर दे। ठीक है, आप जब बैंक के पास जाएं, आप कहें कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो मुझे दे दे। और आपको क्यों चाहिए डॉक्यूमेंट्स? आपने कस्टम में जाना है, कहना है कि मेरा ये कंटेनर आ गया, ये देखो ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे क्लियर कर दे। तो बैंक आपको कहेगा ठीक है डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ भाई, पैसे तो दो एलसी के। एलसी का मतलब तो ये है कि मैंने फौरन पेमेंट करना है वेंडर को। ठीक है, सिक्योर है तो मैंने उसको पेमेंट कर दी है, आप तो मुझे दें, नहीं तो मैं आपको नहीं दे रहा। आपका माल आया मैं लेता हूँ, मैं उसको बेचता हूँ, या आप मेरे से लोन बुक कर लें, 2 माह बाद दीजिएगा, लेकिन मैं आपको सूद के साथ लूंगा वापस, आप ले जाएं डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ऐसे भी नहीं, आप पता नहीं 2 माह बाद दें या ना दें, आप अपना प्लांट, अपनी मशीनरी, कोई भी बिल्डिंग वर्थ आप इधर प्लेज करवाएं। समझ रहे हैं बात को? मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों की तरफ लेके आना शुरू हो, तो बैंक आपसे फिर इस तरह की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन गलत है तो बैंक पेमेंट नहीं करेगा, डिस्क्रिपेंसी के चार्जेस लगा देगा। ठीक है, वो कहेगा यार आपने डॉक्यूमेंट्स ही गलत भेजे हैं, ये मसला है ये मसला है, अब दोबारा मंगवाएं, ठीक है, मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो मैं आपसे इतने पैसे लूँ।
तो बेहतर होता है कि जब आप वेंडर से डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हो, बैंक में एलसी ओपन कर ली, तो आप पहले इनको चेक जरूर कर लें, ठीक है, या बैंकर से रिव्यू करवा लें। ऑलवेज फॉलो एसबीबी। अच्छा, ये मैं चीजें जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये खास तौर पर बड़ी कंपनीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। अगर आप छोटे लेवल पे अकेले उस पर बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, तो बैंक आपको बड़ी गाइडेंस दे देता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और ना कोई इतना बड़ा कोई ये प्रॉब्लम है। ये तो जस्ट क्योंकि देखिए हमारा मकसद, कुछ स्टूडेंट्स हमारे वो भी हैं, जैसे अभी एक भाई ने जिक्र किया कि सर जी आप मुझे एडवांस पेमेंट या डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस का ना थोड़ा क्लियरली बताएं। तो इट इज, मुझे लग रहा है कि वो जो है ना इंटरेस्टेड है, इसको बहुत ही इन डेप्थ सीखना चाह रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग एज वेल फ्रॉम आवर साइड कि हम आपको उस हवाले से भी प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, ठीक है। खैर उसके बाद ये एक सैंक्शन रिस्क है कि अगर आप ईरान से, अफगानिस्तान से, रशिया से कोई चीज़ मंगवाते हैं ना, तो स्टेट बैंक की स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ती है, क्योंकि ना ईरान बेचारा मुस्लिम मुल्क है और उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि आप वो बाहर माल भेज नहीं सकता अनलेस अनटिल के स्मगल जरूर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, स्मगल में फर्क क्या है? अक्सर लोग स्मगलिंग स्मगलिंग करते रहते हैं ना, वो यही फर्क है कि वो फिर ना कस्टम के थ्रू नहीं आता माल, कोई जीडी शीडी फाइल नहीं होती उसकी, कुछ नहीं पता, कोई रिकॉर्ड नहीं है उस माल का। तो इसीलिए कहते हैं स्मगलिंग इलीगल है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को जो पैसे मिलने थे, ड्यूटी मिलनी थी, टैक्सेस मिलने थे, वो नहीं मिल रहे, ठीक है। वार इंस्टेबिलिटी का रिस्क होता है, जैसे आजकल वार चल रही है, शिपमेंट स्टक हुई पड़ी है पोर्ट पे, कंटेनर के कंटेनर लगे हुए हैं। इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, ठीक है, आप कह दो कि यार इंश्योरेंस थी, लेकिन भाई इंश्योरेंस वाले कौन सा आपको फौरन पैसे दे देंगे? वो पूरे प्रोसेस में जाएंगे, वो कहेंगे कि यार ये तो जंग है, ये है, वो है, फलां है, ठीक है, तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये भी एक रिस्क होता है इस तरह की चीजों में। आजकल पाकिस्तान में खैर कराची की तो जो है ना चांदी लगी हुई है बंदरगाह की, बड़े माल, अभी भी एक दोस्त है वो बता रहे थे, पता नहीं कितने मिलियन बिलियन का माल आया हुआ है उधर, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी कोई चेंज हो जाए, सडन इंपोर्ट बैन कर दे वाया एसआरओ, एसआरओ हमने कल डिस्कस किया है ना कि स्टेच्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, एक ऑर्डर होता है बेसिकली, कि अगर कोई भी, एक तो लॉ है ना कि वो तो एक ही दफा बनता है, ठीक है, उसके बाद उस लॉ की क्लैरिफिकेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई आपको पॉइंट चाहिए होता है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो फिर एसआरओ के थ्रू देते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी ड्यूटी इंक्रीज होगी, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने का भी रिस्क होता है, ठीक है। एक बात है, आपने मोबाइलों का काम शुरू कर लिया, शॉप बना ली, ठीक है, आप माल मंगवाने लगे तो पता चला कि आपने पहले R&D की थी प्रोडक्ट की, आपको कहा कि यार मुझे, आपने कहा कि बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब आप खरीदने गए तो गवर्नमेंट ने ड्यूटी इंक्रीज कर दी। नॉर्मली करती नहीं जस्ट, लेकिन चूंकि डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस करना ही है। तो इसलिए आपका कोशिश होनी चाहिए आपकी कि स्टे अपडेटेड विद FBR, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ लॉजिस्टिक के इश्यू भी होते हैं, जैसे शिपमेंट डिले होगी, आपने माल भेजा या मंगवाया, आपको जहाज नहीं मिला, रोल ओवर हो गया, पोर्ट कंजेशन, पोर्ट पे भरी पड़ी है, जगह ही नहीं आने की, किधर लगाए, ठीक है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इससे क्या होती है, शिपमेंट डिले हो सकती है। डैमेज हो गया जी, स्पेशली इन ग्लास, कोई ग्लास की चीजें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे, डैमेज भी हो सकते हैं। तो मिटिगेशन इनका क्या होता है कि आप इनकी इंश्योरेंस करवाएं, प्रॉपर पैकेजिंग करें, फ्यूमिगेशन करवाएं, ठीक है, ताकि ये इस तरह के मसले मसाइल से तो बची रहें चीजें। रॉन्ग HS कोड डिक्लेरेशन, कई दफा ऐसे होता है कि जो आपका क्लियरिंग एजेंट है ना, वो जब GD फाइल करता है, तो एक बात है, आपकी प्रोडक्ट का HS कोड था 102, मैं जस्ट फॉर सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या था 102, और उस पर ड्यूटी थी 10%, उसने 103 लगा दिया और वो 20% पे लग गई, ठीक है। तो बेहतर होता है कि जब आप क्लियरिंग एजेंट को माल क्लियर करवा रहे हो ना, तो उससे GD वो फाइल करने लगे ना, तो सबसे पहले उससे ड्राफ्ट मंगवा लें, देख लें, या उसको बता दें कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट है, ये HS कोड है उसका, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर जी फिर उसकी क्या जिम्मेदारी हुई, ठीक है। देखिए गलती तो किसी से भी हो सकती है, नॉर्मली होती नहीं है इस तरह, लेकिन चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको इन चीजों का भी आइडिया होना जरूरी है। अगर आपने इनकरेक्ट HS कोड लगाया तो क्या होगा, रॉन्ग ड्यूटी हो सकती है, पेनल्टी लग सकती है आपकी, ये भी तो हो सकता है कि आपने कम ड्यूटी लगा दी हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस भी तो हो सकता है, गुड्स आपकी सीज हो सकती है। और कोई इतना लंबा चौड़ा कोई मसला नहीं होता, तो जल्दी क्लियर हो जाती है जैसे आप करेक्शन कर देते हैं।
उसके बाद जी लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क, अंडर ओवर इनवॉइसिंग, ये हमने मॉड्यूल 2 में बड़ी डिटेल में डिस्कस की, ठीक है। ये इलीगल है अंडर कस्टम एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो आपने इन चीजों से बचना होता है। पेनल्टी हैवी फाइन हो सकते हैं अगर आप करेंगे, गुड्स कन्फिस्केशन हो सकती है, ब्लैक लिस्टिंग हो सकती है, आप दोबारा कभी इंपोर्ट, अगर आप ऐसे ना रिपीटेडली कोई मसले मसाइल करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा, कहते हैं कि यार ये कंपनी है, इसका माल कभी भी आए ना या जाए, इसको जाने नहीं देना। नॉन कंप्लायंस विद एसपीपी, अगर आप नॉन कंप्लायंस करेंगे एसपीपी की मैनुअल की, मतलब आपने माल मंगवाया एलसी के थ्रू और आप पेमेंट ही नहीं कर रहे, तो वो कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, ठीक है, तो पेमेंट आपकी ब्लॉक कर देंगे, आपकी रिपोर्ट कर देंगे ट्रांजैक्शन को। बड़े केस आते हैं, अक्सर आ जाते हैं मेरे पास, कहते हैं कि सर जी बाहर सर्विस दी थी और ये देखें वो हो गया है, पेमेंट ब्लॉक हुई पड़ी है, तो प्लीज इसको वो करवा दें। तो उसको फिर एफबीआर से जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करके उसको क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। मिसिंग रेगुलेटरी अप्रूवल, आपने कुछ गुड्स मंगवाई और उन पे ना जैसे दवाइयां मंगवा ली, तो उसके लिए ड्रैब की अप्रूवल जरूरी होती है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। एग्रीकल्चर की मंगवाई तो आपने प्लांट क्वारंटीन करवाना होता है। टेक्सटाइल का कोटा था, तो इस तरह की अगर आपने अप्रूवल्स वगैरह होती हैं तो वो भी लाजमी देखनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर जी आप तो जो है ना बड़ी हैवी चीजें बता रहे हैं इसमें। इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है? आप चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप गोश्त करना चाहते हैं, आप फल एंड सब्जियां करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, कोई लंबी चौड़ी आपको देने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये तो चूंकि हम एक डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड चीजें, तो फिर जो चीजें आएंगी हमने उस पर थोड़ा सा टाइम लगाना है। उसके बाद ये क्लियरिंग एजेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया, आल्सो कॉल्ड कस्टम एजेंट, इन्होंने इनको लाइसेंस मिला हुआ है एफबीआर की तरफ से, कस्टम की तरफ से, ठीक है। एफबीआर और कस्टम एक ही चीज है, आप ये समझ लें, ठीक है। एफबीआर एक रेवेन्यू का इदारा है, फेडरल बोर्ड है, ठीक है, वो लोकल टैक्सेशन भी लगाता है, और एक उसके डोमेन में आता है कस्टम, के बाहर से जो माल आ रहा है जा रहा है वो भी उसकी डोमेन में, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एजेंट लगाए हुए हैं, लाइसेंस दिए हुए हैं, एजेंट हैं, वो क्लियरिंग करवा, उनका काम क्या है, जीडी को फाइल करते हैं वी बोक में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने में बीएसडब्ल्यू में वो करते हैं, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, वी बोक बीएसडब्ल्यू, ड्यूटी को कैलकुलेट करते हैं, पेमेंट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और माल को क्लियर करवा के देते हैं, ठीक है। आपने कैसे वी बुक पे काम करना, आपको लाइसेंस जो मिला हुआ है ना, एक बात आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने कस्टम एजेंट नहीं रखता, मैंने खुद करना है, ठीक है। आप वी बुक पे लॉग इन करें, अपना अकाउंट जो आपने बनाया, जीडी फाइल करें, एचएस कोड वगैरह लगाएं, इनवॉइसेस, बिल ऑफ लेडिंग, ये सारी चीजें ना हमें थोड़ा डिस्कस करनी है, हमारा नेक्स्ट जो ये टॉपिक है उस पर अटैच करें और आप फाइल कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चेक लेते हैं। अब जीडी फाइल करने की ना कुछ थोड़ी फी होती है, तो वो आप दे रहे होते हैं। उसके अलावा जो ब्रोकर है, ब्रोकर कह रहा हूँ, कस्टम एजेंट है, उसकी भी फी होती है। वो कहता है कि मुझे 10,000 दें, 25,000 दें, डिपेंड करता है कि माल क्या था, कितनी वैल्यू थी, उस हिसाब से वो देते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा ना कुछ पोर्ट के चार्जेस भी होते हैं, हैंडलिंग के, एग्जामिनेशन के, कि जैसे पोर्ट पे माल आया, जितने दिन पड़ा रहा, ठीक है, तो डैमरेज डिटेंशन अगर आपने टाइम पे नहीं उठाया, कंटेनर खाली नहीं किया, ठीक है, आपका माल आ गया 10 दिन हो गए पड़ा है उधर, आप लेने ही नहीं गए भाई, ठीक है, तो आपको वो डैमेज डिटेंशन भी चार्ज हो सकता है। अच्छा जी, वो भी हम थोड़ा कर लेंगे। एक है इनको टर्म्स, आपने अक्सर बेशतर ये सुना होगा कि एफओबी मींस फ्री ऑन बोर्ड। इसका मतलब ये है कि जब भी बाहर से बंदा आपको माल भेजेगा ना, तो वो आपको फ्री ऑन बोर्ड है, मतलब क्या क्या, वो पैकेज भी करके देगा, लोडिंग भी करवाएगा, डिलीवरी कर देके देगा पोर्ट तक, ड्यूटी वगैरह जो भी उसकी अपने मुल्क में बनती थी वो देगा, तमाम चीजें कब तक करेगा, आपका मुल्क का जहाज जो उस पे खड़ा है ना, उस पे जब माल अपलोड हो जाएगा ना, उसकी डेट तक जिस बंदे ने सेल की है ना, वो जिम्मेदार है खर्चा करने का, ठीक है। फ्री ऑन बोर्ड, कि जैसे ही बोर्ड मीन जहाज, जहाज पे जैसे माल चढ़ गया ना, अब सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इससे अगले खर्चे जिस बंदे ने माल मंगवाया उसके हैं, जैसे उस जहाज की फ्रेट, इंश्योरेंस, हैंडलिंग चार्जेस, डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना, मतलब फैक्ट्री तक लेके आना, ड्यूटी टैक्सेस देना, ये सारा काम फिर इंपोर्टर का है, ठीक है। तो इस
टर्म को हम क्या कहते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। ये कहाँ लिखी होती है? ये जब आप ना अगले बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना कि मुझे यार माल चाहिए या माल भेजना है, तो आप उसमें लिख देते हैं कि मैं आपसे 100 रुपए का माल एक बात है लूंगा, और वो FOB है। FOB मीन फ्री ऑन बोर्ड। आपने उसकी पैकेज भी खुद करनी है, ठीक है, अपनी फैक्ट्री से पोर्ट तक भी लेके आना है, वो सारा काम। हाँ, जब आप जिस जहाज पे उसको लोड कर देंगे ना, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है। तो इसको हम कहते हैं FOB, ठीक है। ये मैं आपके साथ नोट्स वगैरह भी शेयर करूंगा, तो आपको समझ आ जाए, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अच्छा जी, उसके बाद है, मतलब देखिए लिखा भी, एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक है कि टिल गुड्स लोडेड ऑन शिप। जब तक गुड्स शिप पे लोड ना हो जाए, तो सारे खर्चों की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की है। बाद आप चाइना से माल मंगवाते हैं, तो जब तक पाकिस्तानी जहाज पे वो लाद नहीं ना देगा माल को, तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपोर्टर ने फ्रेट देना है, इंश्योरेंस देनी है, और ये सारे काम मतलब होते हैं, ठीक है। एक होती है CIF, कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इसका मतलब ये है कि जो बाहर का बंदा है, वो फ्रेट भी, मतलब आपके जहाज का किराया भी वो देगा, इंश्योरेंस भी वो करवा के देगा। हाँ, उसके बाद आपकी पोर्ट पे माल आ गया, मतलब कराची पोर्ट पे, उसको आप खुद क्लियर करवाएंगे, ड्यूटी टैक्सेस खुद देंगे, लोडिंग अनलोडिंग खुद करवाएंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखें, इस टेबल में और इसमें क्या फर्क है कि इसमें इधर तक सैलरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उससे आगे सब आपने देना। इसमें उसने कहा कि यार आपका फ्रेट भी मैं देता हूँ, जहाज का किराया भी मैं देता हूँ, इंश्योरेंस भी मेरे से ले लें आप, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो इस तरीके ये इंश्योरेंस का एक डॉक्यूमेंट है। इस पे लिखा होता है कि ये वॉयज है, इस जगह से आ रहा है, प्राइस इतनी है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आप देखने के लिए सारी चीजें हैं। फॉरवर्डिंग का प्रोसेस भी है कि किस तरह माल आता है, तो ये भी एक और फ्लो बनाया हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू कि काइंडली नोट कीजिएगा इसको भी, ठीक है। जो भी क्वेरी हो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक होती है EXW, एक्स वर्क्स। एक्सपोर्टर कहता है कि यार आप मुझे पैसे दीजिएगा, मैं आपकी फैक्ट्री तक भी पहुंचा दूंगा, कोई मसला नहीं। मतलब इंश्योरेंस फ्रेट भी जिम्मेदारी मेरी, ड्यूटी टैक्सेस भी आपकी पोर्ट के मैं दूंगा, मेरा बंदा है उधर। आपको मैं आपकी एक बात है, आपकी फैक्ट्री है लाहौर में, लाहौर में आपका माल पहुंच जाएगा, कोई मसला नहीं। इसको एक्स वर्क्स कहते हैं। एक होता है DDP, ड्यूटी डिलीवरी पेड। हर किस्म की जिम्मेदारी किसकी है? सॉरी, एक्सवर्क्स का क्या था? एक्सपोर्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिमल, बायर अरेंजेस पिकअप, एक्सपोर्ट क्लियरेंस। सॉरी, एक्सवर्क्स में ये था कि जो बाहर का बंदा है ना, एक बात, आप चाइना से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं कोई भी चीज, तो आप उन्हें कहेंगे कि हम आपकी फैक्ट्री से माल उठाएंगे, खुद जहाज तक लेके आएंगे चाइना की पोर्ट तक, खुद लोड करेंगे, हर चीज की जिम्मेदारी हमारी है। आपका काम बस ये है कि फैक्ट्री में माल बन जाए, हमें इन्फॉर्म कर दे। इसको कहते हैं एक्स वर्क्स। DDP है ड्यूटी डिलीवरी पेड। तो जो नए इन्वेस्टर है ना, उनको एक्स वर्क्स नहीं करना चाहिए। यार देखो, एक बात है, मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, मुझे क्या पता चाइना का, मैं कैसे उसको क्लियर करूंगा? तो बेहतर है कि आप DDP कर लें, ड्यूटी डिलीवरी पेड भी। इसमें एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्सपोर्टर तमाम चीजें जो है ना वो आपको दे रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये नॉर्मली कुछ चीजें हैं कि जो हम एक्सवर्क्स, FOB, CIF, DDP वगैरह डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही LC भी है। खैर आई थिंक हमें यहाँ तक ही स्टक रहना चाहिए, इनको टर्म्स तक। बाकी जो चीजें हैं वो पेमेंट से रिलेटिंग शुरू हो गई हैं। वी विल बी डिस्कसिंग दीज इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। अच्छा, एक ना ये भी होता है कि सर जी मुझे कैसे पता चलेगा ड्यूटी टैक्सेस की कैलकुलेशन का? तो वो आपने ऐसे करना है। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। आपने FBR की, हाँ जी, इनवाइसिस पैकिंग लिस्ट का फॉर्मेट है मेरे पास। वो जब हम उन डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए, आपने इधर आना है FBR की वेबसाइट पे, और लिखना है ड्यूटी कैलकुलेटर। कि आपने कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट है, और उससे रिलेटेड कोई टैक्सेशन वगैरह का अगर आपको नहीं पता कि क्या टैक्स है, कस्टम ड्यूटी क्या है उसमें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इधर गए,
ये ना कोई नेट का इशू है जिसकी वजह से वो आगे जा नहीं रहा। बेसिकली इधर ना एफपीआर की वेबसाइट पे जाके आपने ड्यूटी कैलकुलेट, और जो भी कोई चीज आप मंगवा रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका एचएस कोड लगाना है। और वो एचएस कोड किधर से मिलेगा? इधर से, ये पाकिस्तान कस्टम के टैरिफ है। ठीक है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैंने जो है ना काऊ है वो बाहर भेजनी है, उनका गोश्त है वो करना है, तो उसका एचएस कोड ये है। आपने ये एचएस कोड जाके इधर लगाना है, क्योंकि नेट नहीं चल रहा। तो वो आपको ड्यूटी टैक्सेस बता देगा कि इस पे इतना टैक्स है, इतनी ड्यूटी है। तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको वो दे रहा होगा। ये जो लिस्ट है ना पाकिस्तान कस्टम की, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं वन बाय वन। माइक्स वगैरह आपके ओपन है, आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, लेकिन वन बाय वन, ताकि डिस्टॉर्शन भी ना हो और सबके क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। अच्छा सर, ये एक जो भी आपने लिस्ट निकाली है ना, उस पे दो चीजें, एक पीसीटी कोड और एक है सीडी कोड, सीडी परसेंट। इन दोनों का मतलब क्या है? एक मिनट दीजिएगा सिर्फ। अच्छा, पीसीटी का मतलब है पाकिस्तान कस्टम टैरिफ। ठीक है, ये लिखा हुआ। ये बेसिकली, अब मैंने आपको बताया था ना, एचएस कोड है हर एक प्रोडक्ट का, एक हार्मोनाइज कोडिंग होती है। उसके बाद उसके आगे ये सीडी मीन कस्टम ड्यूटी, कि जैसे ये प्रोडक्ट है बुल्स काओ, ठीक है, अगर आप ये जानदार जो है ना बाहर से मंगवाते हैं, बेचते हैं, तो इस पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, 0% है। सर मैंने ये पूछना है कि आपने कभी जिंदगी में कोई अभी एलसी वगैरह खोली है खुद? हाँ, आप क्यों नहीं अभी खोली। बता रहे थे कि एलसी जो है वो बड़े आसानी से बैंक से खुल जाती है। आप लोगों को नहीं देखे। बताएं कि, सुने मेरी बात, सवाल सुन लेना। आप हाँ जी, लोगों हाँ को जी। बताएं कि एलसी खोलने के लिए क्या प्रोसेस होता है, और इट इज़ नॉट एन ईजी वे। ठीक है, और इसी देखे। तरह से जो जो चीज़ें हैं ना कि कस्टम ड्यूटी पे करके शिपमेंट जो है वो कस्टम से निकल आती है, लोगों को अ, बताएं कि कस्टम से ड्यूटीज पे करने के अलावा जो डैमरेजेस हैं या जो कस्टम की मुश्किलात हैं, जो अजाब हैं, आप लोगों से वो भी शेयर करें। ये आसान काम नहीं है कि बस गए और ड्यूटी पे करके चीज़ निकाल ली। और देखे। एलसी भी, सॉरी टू से, आसान मैं प्रैक्टिकली आसान काम। मैं 20 साल से ये हम्म, काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। लोगों को ये भी बताएं कि एलसी आसानी से जो है वो बैंक नहीं खोलते, उसके क्या अजाब हैं, और अप्रूवल्स किस तरह लेनी पड़ती हैं, लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करें प्लीज। देखें हाफिज भाई, अभी तो हम उन टॉपिक्स पे आए ही नहीं ना, एलसीज पे ना क्लियरेंस पे। अभी तो इस पे हमने आना है। अभी आई थिंक आपने फर्स्ट क्लास जो है ना वो ज्वाइन की है। ठीक है, और ये हमारी वैसे ही थर्ड क्लास है। दूसरी बात आपने की कि बड़ा मुश्किल है, क्लियरेंस है, डेफिनेटली ये सारी चीजें जो है ना, मतलब एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग ना होना, देखो काम भी तो चल ही रहा है। आप कह रहे हैं कि बड़ा अजाब है, ये है वो है, तो क्या लोग बिजनेस कर नहीं रहे? बाहर से माल आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। ठीक है, वो तब होता है कि जब आप दो नंबरी से कुछ कर रहे हो, ठीक है, सही रिपोर्टिंग ना करें, कोई वो ना दे, तो जाहिर बात है फिर तो माल स्टक होगा, लोग आपके रोके भी गए। ठीक है, कस्टम वाले इतनी जल्दी आपका क्लियरेंस भी नहीं कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें तो तब मैटर करती हैं कि जब आप नॉन कंप्लायंसेस कर रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप कंप्लायंसेस के साथ आते हैं, तो ये कोई भी आपको इतना मसला नहीं होता, आपकी तमाम चीजें स्मूथ चल रही होती है। अगर आपने कोई इस तरह कोई फेस किया है मैं या उस तरह से, नहीं तो मैं डेफिनेटली जो इसमें बात, कोई ना कोई ये इश्यू होगा, कोई ये नॉन चीजें, कंप्लायंस होगी।
अब देखे ना, सर ऐसा ऐसा नहीं, नॉन कंप्लायंस की तो बात नहीं तभी है सर। जाके आपको ये ये वो है। ये पढ़ाने में और करने में बड़ा फर्क है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखें, पढ़ाने में और करने में फर्क है, लेकिन अगेन वही बात आ गया ना कि आप जब एक बात, एक नॉन कंप्लायंस थी, डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं थे, तो बैंक क्यों क्लियर करेगा इसको? ठीक है। अस्सलाम आप वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा कि हाँ सम जी। टाइम ऐसा होता है कि आप एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है, और एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जो रिसेंटली मैंने भी देखा भी कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो और आपने एक फॉर्म फिल करना है, बट यू हैव नो आइडिया कि उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, ठीक है। डू यू गॉट माई पॉइंट? हम्म। कि अक्सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि यूएसए की वीज़े के लिए, तो आउट ऑफ टॉपिक है बट मैं एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। एक 160 फॉर्म फिल करना है, सारी चीज़ें सामने लिखी होती है, इंग्लिश में लिखी होती है एक पढ़े लिखे के लिए, कि उसके बावजूद हम किसी ना किसी बंदे को हायर करते हैं किसी एक्सपर्टीज के लिए। क्यों हायर करते हैं? बिकॉज ही हैव एक्सपर्टीज, ही नोज कि हम मैंने वहाँ पे कौन से पॉइंट्स, तो चाहे वो बिल्कुल डीपी ऐसे ही हो, है। अब देखें एलसी हो, ये जो, या कोई भी चीज़ हो, जब हाँ तक हमें उसमें ऐसे ही एक्सपर्टीज नहीं है, और एक्सपर्टीज कहाँ से आएंगी और नॉलेज कहाँ से आएगा कि हमने उसको पढ़ना है। अब उस नॉलेज को हमने परफॉर्म कहाँ करना है पढ़ना अपनी है, प्रैक्टिकल सीखना फील्ड में। है। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें, जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट है उनको लाइसेंस क्यों दिया गया है? वो यही है कि यार जो लोग इस तरह डिफिकल्ट फील कर रहे थे क्लियरिंग करवाने में, जीडी फाइल करने में, ठीक है, आप उनकी कर दीजिएगा। आप उनसे एक नॉमिनल जो भी एक अमाउंट बनती है वैल्यू के हिसाब से वो चार्ज कर लें। ठीक है। अब देखिए, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वो कर रहे हैं, उन्होंने आगे बंदे ही रखे हुए हैं ना, वो खुद जाके कोई पोर्ट पे तो नहीं बैठे होते कि यार कंटेनर आएगा मैं क्लियर करवाता हूँ, आप इस तरह करेंगे, ये करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने अपनी आउटसोर्स की हुई है जो कि एक्सपीरियंस लोग हैं उनको। एग्जैक्टली exactly, हाँ बिल्कुल चीज़ें डिफिकल्ट हैं, डेफिनेटली डिफिकल्ट है, बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट हैं, बिकॉज हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में बिजनेस करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक। हाँ, एलसीज उनके लिए ज़्यादा इजी हैं जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। पता है एक चीज़ को कि या गवर्नमेंट टेंडर में एक चीज़ आ रही है, एलसी बेस आ रही है, ओपन हो जाती हैं। हाँ, लेकिन जो हम लोकल लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसके लिए वाकई डिफिकल्ट है। सर ये क्या क्लीयरेंस एजेंट का काम भी मुश्किल है, इनका लाइसेंस वगैरह लेना? वाजिद भाई प्लीज दोबारा पूछते हैं, मुझे आवाज नहीं आई। मैंने ये पूछा है कि क्या ये जो क्लीयरेंस एजेंट हैं इन्होंने जो लिया हुआ है सर्टिफिकेट अपने, ये भी काम मुश्किल है? भाई डॉक्यूमेंट्स लेने तक और लाइसेंस लेने तक कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन भाई पाकिस्तान में तो तो आसान कुछ भी नहीं है। प्लीज लेकिन दोबारा ये है कि पूछते किसी हैं, चीज की सॉरी यार। इंफॉर्मेशन लेना। जी दोबारा। जी दोबारा बताइएगा। मेरा ये पूछना था कि जो क्लीयरेंस एजेंट हैं जिन्होंने ये सर्टिफिकेट लिया है, इनका काम भी जरा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, ये आसानी से मिल जाती हैं चीजें? यार देखो, जब आप किसी काम में आ जाते हो ना, तो फिर मुश्किल आसान तो नहीं। जाहिर बात है, टाइम बेसिक लगाओ, कर लेते हैं काम, सारे काम कर रहे हैं क्लियरिंग एजेंट अच्छे खासे। अब आपने देखा होगा MEERS मेयर्स कहते हैं उसको, ठीक है, DP वर्ल्ड है, काफी लोग हैं। उसके अलावा अगर लोकली हम बात करें, ये तो फॉरवर्डर है। अगर हम लोकली बात करें, पाकिस्तान की रहमानी ट्रेडर्स है, ठीक है, कमर जमान कायरा की काफी कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, तो वो काम कर रहे हैं। तो यार इतना मुश्किल क्या है? देखिए, लोगों से ही डील करना है ना, बाहर से माल आएगा, ठीक है, आपने सही HS कोड के हवाले से रिपोर्टिंग करनी है, ड्यूटी टैक्सेस पे करने हैं। गवर्नमेंट को ये भी ना लगे कि हमें चूना लगा रहे हैं। ठीक है। एक बात है, अक्सर लोग करते हैं अंडर इनवाइसिंग करते हैं, ओवर इनवाइसिंग करते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से जो है ना, एक बात है, जो पाकिस्तानी लोग हैं खासतौर पे वो कर रहे हैं, वो कहते हैं जी दुबई में एक कंपनी बनाई, ठीक है, उस कंपनी ने इधर पाकिस्तान में एक छोटी सी सर्विस दी और पाकिस्तान में इनवाइस कर दी कि हमने ने 10 करोड़ की सर्विस दे दी है जी। ठीक है। अब 10 करोड़ इधर से पाकिस्तान से बाहर चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। वो कहते हैं क्यों गए हैं? वो कहते हैं जी ये देखो हमने सर्विस ली थी। अब उन 10 करोड़ के बाहर कोई प्रॉपर्टी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है। तो अगर जब आप इस तरह के काम सर करते हैं तो ऐसा नहीं है, डेफिनेटली आपको बैंक भी आई रोकते एम हैं। सॉरी टू कट यू, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। आप किसी बैंकिंग के पास जाकर पता करें, एक परफॉर्मा इनवाइस जब आप देते हैं एलसी खोलने के लिए या बैंक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो उसके ऊपर 1000 तरह की चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेता है। ऐसा नहीं है कि $2000 के तो बदले में भाई करोड़ों रुपए की इनवाइस दे दी, ऐसा तो नहीं होता हाफिज सर। भाई देखें, मेरी बात सुने। आप प्रैक्टिकली हाफिज चीज़ें भाई बताएं, आप ना, आप आप प्रैक्टिकली चीज़ें बताएं। प्रैक्टिकली ये हाइपोथेसाइज्ड है सारी, देखें कभी इस तरह नहीं कोई होता। चीज भी हाइपोथेसाइज नहीं है। आई थिंक मनी आपको लॉन्ड्रिंग जो है ना जिसने इतना, करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग जिसने करनी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं है, उसके और बहुत सारे तरीके हैं जो चीज़ें। असल में देखें यही बात होती है कि आपको नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी होता है। जो आप चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मे बी आपका एक्सपीरियंस हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जो है ना कोई इस तरह एक्सपीरियंस वो नहीं है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगेन यही है कि कोई ना कोई नॉन कंप्लायंस होती है। तो अब देखिए मेरी बात सुनो यार, बैंक को अपना कमीशन मिलना है ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन पे, ठीक है। वो क्यों चाहेगा कि यार ये ट्रांजैक्शन हो ना, ठीक है। हाँ, अगर आप उस ट्रांजैक्शन में आपने कोई इनवाइस ही गलत दी है, अंडर इनवाइसिंग की, आपका माल आया है 10,000 का, आप उसको कह रहे हैं कि ये 15,000 की इनवाइस प्रोसेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आप कस्टम ड्यूटी सही तरह से नहीं दे रहे, ठीक है। जब आप इस तरह के काम करते हैं तो डेफिनेटली ना सिर्फ बैंक आपको रोकेगा, क्लियरिंग वाले भी रोकेंगे, हर जगह वो है ना होता है, ठीक है। और अगर आप ये कहें कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसमें ये मसले हैं, तो भाई जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, पूरी पूरी कंपनियां बिजनेसेस चल रहे हैं, जो पाकिस्तान में बनता ही क्या है अपना, सारा कुछ तो ज्यादातर तो बाहर से आ रहा है। जो बनता है अब उसको भी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, तो वो भी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो भाई चीजें प्रोसेस हो रही हैं, लोग चल रहे हैं। आप पता नहीं क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं कि मैं इन सबको ये कह दूं कि यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बंद कर दो, बहुत मुश्किल है, चीजें ही नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना मैं इनको ऐसा कहने वाला हूँ। जो सारे सुनने वाले हैं जो है ना, अब मुझे नहीं पता कि आपके इतने ज्यादा जो वो क्या कहते हैं एक गलत एक्सपीरियंस है, वो किस तरह से हो गया। डेफिनेटली कोई ना कोई उसकी नॉन कंप्लायंस जब आप करते हैं तो भाई रुकती है। इवन के अगर आप कोई सर्विस दें, बाहर से कोई पेमेंट आना होती है, तो ये भी हो सकता है कि अगर आपने उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यदि बड़ी ब्लॉक पेमेंट्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, सीए माजिद अली, उस पर मैंने एक ना वीडियो बनाई हुई है ब्लॉक्ड पेमेंट, आप जस्ट सिर्फ वो देखें, ठीक है। और वो सिर्फ इसीलिए है कि भी लोगों की ब्लॉक पेमेंट हो जाती, लोग कहते थे कि यार बड़ा मसला मसाइल और ये वो तमाम चीजें हल हो जाती थी। तो मैंने कहा कि यार इसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। सोल्यूशन क्या था? डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं बैंक्स को। तो वो सारी उस वीडियो मैंने डिटेल से बताई है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अच्छे खासे व्यूज हैं, लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं। अक्सर मुझे मैसेज आए होते हैं कि सर जी हमने वो देखा और काम हुआ है। सर के इस तरह भी हो और कोई सकता है कि क्वेश्चन है तो अगर कोई करें। चीज मंगवाई है हमने चाइना से, तो वो हम हम्म। क्लियरेंस नहीं करवा सके, कुछ 6 मंथ या 1 ईयर हो जाए, तो वो क्या उसकी दोबारा क्लियरेंस हो ही नहीं सकती, या वो फिर जाया गया माल हमारा? नहीं 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 नहीं, देखो जब आप चीज मंगवाते हो ना, तो डेफिनेटली आपने ना टाइम पे उधर से ना निकलवानी होती है। अभी जो हाफिज भाई जिक्र कर रहे थे ना कि डैमरेज डिटेंशन, अगर आप टाइम पे नहीं करोगे ना, तो देखो कंटेनर बुक हुआ पड़ा है, जगह घेरी हुई है उसने, ठीक है, वो कंटेनर यूज नहीं हो सकता, तो यार आपसे फिर वो फाइन चार्ज करेंगे, डैमरेज डिटेंशन, समझ रहे हो ना। डैमरेज जी होता है कि जो पोर्ट पे आपका कंटेनर पड़ा है ना, उसने जगह घेरी हुई है, देखो ना उस पोर्ट पे कोई और जगह और कोई आता तो वो उससे पैसे लेते, पोर्ट का भी किराया होता है ना, पोर्ट के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो आप नहीं उठा रहे माल, तो वो आपसे कहेंगे कि यार आप माल नहीं उठा रहे, ये 2 रुपए या 10 रुपए जितना भी रेट आप जो है ना पे करें हमें पर डे के हिसाब से। फिर वो कंटेनर वाले भाईजान आ जाएंगे, वो कहेंगे कि यार आपने हमारा कंटेनर लिया था, 6 माह हो गए दे ही नहीं रहे, माल पड़ा है माल पड़ा है, तो हमें डिटेंशन दिया आपने, हमारा कंटेनर तो डिटेन्ड किया हुआ है, मतलब जबरदस्ती रखा हुआ है, तो आप हमें दें, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें शुरू कहाँ से हुई? वहां से हुई ना, कि जब आपने कमिटमेंट करके आप भाग गए, आप उसको लेने नहीं आ रहे, यार डेफिनेटली फिर तो वो आपसे चार्ज करेंगे। ये चीज तो इधर भी है कि अगर आप कोई काम या कोई प्रॉमिस करें और फिर उस पर ना करें, पूरा करें, तो क्या वो आपको छोड़ देते हैं? तो पोर्ट वाले या कंटेनर वाले भी आपको फिर जो है ना पेनल्टी लगा रहे होंगे। तो इसीलिए होता है कि आप पूरी प्लानिंग के साथ कि अच्छा इस टाइम पे आएगा, इस टाइम में पैसे अरेंज कर लूंगा, ये यहाँ से कर लूंगा, तो फिर आप उस एंगल से आते हैं। यानी वो कहीं जाता नहीं, चार्जेस दे के वो नहीं आप नहीं निकलवा जाता सकते कहीं भी नहीं, नहीं जाता कहीं भी नहीं है। और यार इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, जाहिर बात है, आपने पैसे अगर दे दिए हैं
तो आपकी भी यही है कि भाई माल लें, क्यों, फिर पैसे ही क्यों दिए थे, हैं? जी जी। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये जो PSW और अपना वीवॉक है, ये बिल्कुल सेम नहीं है? ये ना ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले बताया था, वी बोक पे नॉर्मली चीजें इस तरह से होती हैं कि आपने जीडी फाइल कर दी, ठीक है, इस तरह से। और पीएसडब्ल्यू ना इंटीग्रेटेड है। आपने, एक बात है, कोई फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट आई, आपने ना उसकी ड्रैब से अप्रूवल भी लेना थी, तो वो आपको ड्रैब जाने की जरूरत नहीं, आप पीएसडब्ल्यू पे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हैं, ठीक है, उनका लिंक वगैरह उधर दिया हुआ है। तो पीएसडब्ल्यू पाकिस्तान सिंगल विंडो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल चीजों को कन्वर्ट करती है। आप क्या लेंगे, सेम ही है ऑलमोस्ट इनका। और फ्यूचर में जो चीजें जाएंगी ना, वो पीएसडब्ल्यू की तरफ मूव कर जाएंगी। वी में भी जो है ना वो खत्म ही हो जाए, जीडी फाइलिंग वगैरह भी वी उस पीएसडब्ल्यू पे ही आ जाएगी। सर एक ना सवाल था मेरा। जी 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 फरहान भाई पूछे। अच्छा, एक ना अगर मैं अपनी कोई प्रोडक्ट बाहर भेज रहा हूँ, लंदन भेज रहा हूँ। ओके, अच्छा, यूरोप भेज रहे हैं आप, उसपे- ठीक है। जी जी, अगर उस पे उसकी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने लिखा है कि यार ये इतने परसेंट कॉटन है इसमें और इतने हम्म परसेंट नैलॉन है, हम्म अगर वो हम्म उधर हम्म टेस्ट करते हैं इस चीज का, हम्म तो हम्म, वो जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक उनकी जो है प्रॉपर्टीज के मुताबिक नहीं बैठती, तो ठीक वो है। मेरा माल वापस भेजेंगे या उस पे कोई एलिगेशन लगा के उधर इसको जाया करेंगे? नहीं देखें जकी भाई, इसका ना तरीकेकार ये होता है कि जब आप इस तरह की प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो वो आपसे ना सर्टिफिकेशन मांगते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, जो यूरोप की प्रोडक्ट है ना, मैंने इधर लिखा भी था, बस उस दिन थोड़ा नेट का मसला था। ये देखें यार, लग रहा मिल जाए सही। पता नहीं इधर कहीं लिखा था मैंने, वो आईएसओ इतने थाउजेंड और इतने थाउजेंड वो लिखा होता है ना, तो वो सर्टिफिकेशन का मसला उसका यही होता है कि आप जो है ना, नहीं वो इधर नहीं लिखा हुआ, आई थिंक हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे उसमें होगा। वो अभी आप डिस्कस कर रहे थे ना कि क्या वो वापस 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 कोई नहीं भेजते। वो कहते हैं कि ठीक है आप माल भेज रहे हैं, बल्कि आपको भी यही चाहिए कि आप ना, ये एक पार्टी है, ये एक कंपनी एजेंसी है, इससे ना एक इंडिपेंडेंट है ये, इससे ना सर्टिफिकेट भी लेके दें कि जो आपने ऊपर पैकिंग पे लिखा है ना, वाकई अंदर भी वो है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वो सर्टिफिकेशन ले देते हैं, वो पार्टी के, वो आपके चेक करती है सैंपल वगैरह, साथ में आप एक सैंपल भी रिटेन कर लेते हैं और आप माल भेज देते हैं। और उस माल में कमर्शियल इनवाइस, परफॉर्मा इनवाइस, इन उन चीज़ों के साथ साथ आपकी जो है ना वो भी होती है, वो सर्टिफिकेट भी लगा होता है। तो बाहर जब जाएगा ना, तो वो सबसे पहले देखेंगे, अच्छा ठीक है जी सर्टिफिकेट है, इट मीन्स ओके। तो फिर वो बाहर वो नहीं भेजते। और डेफिनेटली यार, फिर आपको इस तरह करना भी नहीं चाहिए कि आप जो ऊपर लिखें वही अंदर होना चाहिए। एक ना ये भी बड़ी चीज है पाकिस्तानियों की ना, कि अगर आप लोकली तो इस तरह करते हैं तो आपको पता है बिजनेस बड़ा इम्पैक्ट होता है, फॉरेन तो इस तरह करें तो बड़ा मसला है, दोबारा वो आपसे कोई माल लेगा ही नहीं, तो फिर अच्छी बात भी नहीं है। तो आपको बेहतर है कि वही चीज भेजें, वही क्लेम करें जो एक्चुअली है। सर सर ये रिकॉर्डिंग ये क्यों नहीं आ रही? आईएसओ की कल भी जो मेरे आप ख्याल से बात कर रिकॉर्डिंग नहीं आई। आईएसओ की जो क्या आप कह रहे बात हो यार? सर, मैं कह रहा था आईएसओ रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आ रही, कल भी नहीं आई। रिकॉर्डिंग, अच्छा यार देखो, कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई क्लास की? मैंने नहीं देखी, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, आप पेड ग्रुप में हो भला? आपने एनरोलमेंट करवा ली है? हाँ जी, मैं ना पे हूँ, मैंने अच्छा नहीं 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 मुकम्मल नहीं, कोर्स की सुबह फीस दी। सुबह 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 रिकॉर्डिंग आई हुई थी, मैं दोबारा चेक करता हूँ, मैं पूछ भी लेता हूँ, कर दूंगा शेयर, कोई मसला नहीं। आ गई थी रिकॉर्डिंग वैसे मेरे ख्याल में। अच्छा, अच्छा, ओके। ये मैं कहना चाह ऑफ रहा था, करते हैं वो अभी। तो जी जी। वो आईएसओ जिसकी आप बात कर रहे हैं, आईएसओ 9001 की, वो तो अगर मैं हम्म बल्क में भेज रहा हूँ, B2B पे अगर जा रहा हूँ, तो उसकी सर्टिफिकेशन की तो मुझे तब जरूरत पड़ेगी। अगर मैं डायरेक्ट हम्म B2C पे जा रहा हूँ, तो फिर तो हम्म आईएसओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास जो नहीं, प्रोडक्ट है वो मेरा खुद का नहीं है, मैंने किसी से परचेज किया, किसी का बना हुआ। तो उस बिहेव पे मैं बात कर रहा था आपसे। देखें जकी भाई, जब आप ना B2B पे जाते हैं ना, तो बिजनेस टू बिजनेस,
तो बाहर की कंपनी खुद आपको कहती है कि यार फलां से ना सर्टिफिकेशन लेके दें आईएसओ की। ठीक है, जब आप B2C पे जाते हैं ना, मतलब कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी सर। तो उस केस में ना गवर्नमेंट आ जाती है मैदान में, वो कहती है यार हमारे लोगों को अच्छा माल भेज रहे हो, ठीक है, तो हम आपको तभी वो करेंगे आप फलां कंपनी से जो है ना वो सर्टिफाई करवाएं। तो नॉर्मली फिर ना गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होती है कि इस माल को क्लियर तब करेंगे कि जब ये सर्टिफिकेशन भी हो, तो फिर वो क्लियर करते हैं। यूरोप वाले ना आईएसओ क्वालिटी का मांगते हैं आई थिंक, उसके बाद वो लेबर पॉलिसी का भी मांग रहे होते हैं कि जहाँ से माल आ रहा है उनका लेबर ठीक होना चाहिए, मतलब वो लेबर को तनख्वाह टाइम पे देते हो, ये वो खैर बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर डिपेंड करती हैं। अगर आप छोटे लेवल पे छोटे पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप कर सकते हैं। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? सर ये जो भी आप बता रहे हैं ये आईएसओ, हम सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी आईएसओ से अप्रूवल लेने की जरूरत है हमें? सिंगल प्रोडक्ट मीन? एक्सक्यूज मी, मतलब एक्सक्यूज मी सर, सिंगल प्रोडक्ट मीन? अगर एक सूट है, ड्रेस है, सिर्फ एक ड्रेस है, उसको नहीं हम नहीं 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 नहीं, सिंगल प्रोडक्ट। और देखो यार उसकी आप, ये वेरिफिकेशन भी नहीं करते, मतलब उसके ऊपर नहीं नहीं लिखा हुआ है, उसकी नहीं वेरिफिकेशन नहीं करेंगे? नहीं नहीं, देखो जब आप, एक बात है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप सिंगल तो नहीं ना भेजेंगे, आप बल्क में भेजेंगे, ठीक है। तो बल्क में होती है, और बल्क में फिर कोई हर एक चीज की एक एक दफा नहीं होती, सैम्पलिंग बेसिस पे होती है। सर मैं अगर ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ तो वो तो मुझे हम्म, एक वीक में एक भी आ सकता है ऑर्डर, एक वीक में 10 ऑर्डर भी आ सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि आ ज्यादा। सकते हैं, आ जी सकते जी। हैं। उस हाँ बेस तो पे मैं देखो, गया। उस केस में फिर यही है ना कि आपकी एक बात है, वो फिर रेटिंग वगैरह देखते हैं, कमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लेके चल रहे हो। देखो ना, अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो ऑनलाइन तो सिर्फ प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई हुई है ना, बाहर तो जब आप माल भेजोगे तो वो तो किसी ना किसी लॉजिस्टिक के थ्रू ही भेज रहे होगे ना आप, DHL करवाओ, आप फेडेक्स करवाओ, कुछ इस तरीके से ही कर रहे हो ना। तो उस केस में फिर जो है ना, आप कह लो कि इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप भेज सकते हो। लेकिन आप B2B भी जब करते हैं तो ज्यादा आपको उसके साथ आना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज के साथ। सर काइंडली ये हमारे माइक ऑन रखिएगा, क्योंकि सम टाइम ये स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो हम मैसेज करते हैं तो शायद आप देखते नहीं हैं, तो ये काइंडली हमारे माइक ऑन। यार मैं मैसेज देख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, तो बस आप ना। देख रहे हैं ना, स्क्रीन ऑफ हो जाती है सम टाइम, तो कुछ फिर कह सकते हैं ना। अच्छा ना, कुछ स्टूडेंट ना डिफरेंट कोर्स के बारे में और ये पूछ रहे हैं, मैं नंबर लिख रहा हूँ, तो प्लीज हम्म। उस पर मैसेज करके ना पूछ लीजिएगा। हाँ हम इंशाल्लाह जैसे जैसे ग्रेजुअली मूव कर रहे होंगे ना, तो नई नई चीजें और उसको वो इनरोल कर लेंगे। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, ये लक्ष्य कुमार भाई कह रहे हैं कि कंपनी रजिस्टर करवानी है, तो करवा सकते हैं हम, क्या कह रहे हैं, एक मिनट देखिएगा। सर अगर न्यू कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो स्टार्ट में यूरोप मार्केट, हाँ कर सकते हैं। देखो यूरोप में कोई इस तरह तो नहीं है कि आप, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंपनी हो या इस तरह हो, स्टार्टअप हो। आपका माल अच्छा होना चाहिए, सप्लायर आप उसको कस्टमर को ढूंढे, प्रोडक्ट बेहतर हो, तो आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वेलकम जी जनाब। आजकल ना ऑनलाइन प्रेजेंस बड़ी एक आम हो गई है। जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर है ना, तो उनकी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये जरूरी है, क्योंकि उससे एक तो रिलायबिलिटी आती है, दूसरा वो क्रॉस बॉर्डर भी आपकी प्रेजेंस होना शुरू हो जाती है। तो अच्छी वेबसाइट का होना, SEO बेस्ड, वो बहुत जरूरी है। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं, अदरवाइज हम क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर नई क्लास में मिलते हैं।
मतलब नेक्स्ट वीक नए टॉपिक्स के साथ। आज ना नेट का थोड़ा इशू था, खैर मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। लेट मी गिव 1 मिनट वंस अगेन। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर, हो रही है, अब तो हो रही है। मैं FBR वेबसाइट पे गया, ठीक है, ओपन की, ये देखें अब ओपन हो गई है। इधर से मैं गया कस्टम पे, ठीक है, और मैं गया मोर पे, देखें कस्टम, और इधर मैं गया ड्यूटी कैलकुलेटर पे, ये रहा। हाँ ये देखें, अब आपने जिस प्रोडक्ट की भी कैलकुलेट करनी है ना, आप लिखें, ये देखें, जैसे लेट्स सपोज काऊ वगैरह भेजते हैं ना, जो जिंदा जानवर बाहर भेजते हैं, लाइव एनिमल्स, ठीक है, तो उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं है इतना ज्यादा, आप उसको वो कर सकते हैं। खैर हम कोई और चीज देखें, अगर ये जैसे मीट है, ये देखें बोनलेस मीट है, इसका HS कोड ये है, ठीक है, और इस पे कस्टम ड्यूटी देखें 0 है। और पाकिस्तान का हलाल फूड जो है वो UAE वगैरह में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मतलब जो खास तौर पे मैं बता रहा हूँ इस्लामी मुल्कों में। देखें आपने HS कोड उधर से कॉपी किया PCT से, इधर लिखा, कॉपी क्यों नहीं हो रहा यार ये, चलो लिख के कर लेते हैं, 0201 0201, उसके बाद 3000, ठीक है, 0201 और 3000, ये वाला, ठीक है, ये देखें खुद ब खुद लिख के आ गया बोनलेस, ये वही है ना जो उधर हमने देखा है, ठीक है। और उधर उसने कस्टम ड्यूटी क्या बताई है, 0, तो इधर भी 0। तो आप कहेंगे कि सर जी उधर जब लिखी हुई है तो आप इधर क्यों लेके आए, मैं आपको बताता हूँ। आप कहते हैं कि मैंने इंपोर्ट करना है, और सॉरी एक्सपोर्ट करना है यूनिट वैल्यू, एक बात है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। अगर आप इधर PKR की वैल्यू लिख लें, बेशक आप कहते हैं कि मैंने जो है ना 50 kg तो नहीं, 1000 kg जो है ना बाहर भेजना है, ठीक है, और उसकी लेट्स सपोज पर यूनिट वैल्यू आप कह लें कि 600 रुपये पर KG है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 1000 की जो वैल्यू है आपने लिखते हैं इधर, ठीक है। देखिए इधर आपने पर यूनिट रख रही है, पर यूनिट मीन जैसे एक बात है, आजकल जो है ना वो मीट है 600 रुपये आई थिंक है, ठीक है, और डॉलर 270, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 300 रुपये है डॉलर, ठीक है, तो $2 का जो है ना 1 kg गोश्त हो गया, ठीक है। तो आपने 2 लिखे, तो देखें उसने बताया कि टोटल वैल्यू आपकी बनेगी $2000, ठीक है, और उस पर ड्यूटी कैलकुलेट ऐसे होगी, ये आपने इधर क्लिक किया, ये देखें इंपोर्ट वैल्यू उसकी ये है, ठीक है, टैक्सेस वगैरह ये है, और ये है उसका HS, ये देखें कस्टम ड्यूटी 0, कस्टम ड्यूटी कुछ भी नहीं है। हाँ सेल टैक्स आपको देना पड़ेगा 25%, और इनकम टैक्स देना पड़ेगा 12%। तो ये देखें ये टोटल ड्यूटी है 2,27,971 रुपये आपने देने हैं एज ए ड्यूटी, ठीक है। मतलब आपने ये वैल्यू है कि 5.6 मिलियन की अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपने 2 लाख रुपए ड्यूटी जो है ना वो पे करनी है। तो इस तरह से आप ड्यूटी टैक्सेस की कैलकुलेशन वगैरह भी देख सकते हैं अपने हिसाब से कि अच्छा मेरा प्रोडक्ट ये है। आप सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें क्या है, वो इधर सर्च करें। अब ये बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, देखें 327 पेजेस हैं, और तकरीबन इधर हर चीज ऐड है, इंक्लूड है, ठीक है। कोई भी आप प्रोडक्ट जो है जिक्र करते हैं वो आपने HS कोड लगाना है, इधर सर्च करना है, आपको इस तरह पूरी कैलकुलेशन नजर आ जाएगी। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एंड करते हैं क्लास को, और इंशाल्लाह मिलते हैं जी नए लेक्चर्स के साथ, नए सेशन के साथ, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक।
Thank you so much for your time, commitment and support. I am really thankful to you. इंशाल्लाह जी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।